नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिससे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी जीके की तैयारी बेहतर हो सके। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की टेस्ट में हमने आपके लिए 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि आपको आगामी होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश आयोग से संबंधित जितने भी पेपर होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो जब ये वीडियो शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे कि सभी साथी एक बार इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दें और आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हो जाएँ। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। आपको करना बस ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दूंगा आप उनके आंसर अगले 4 से 5 सेकंड के दौरान कमेंट सेक्शन के लाइव चैट में आकर आप आंसर करें। आज की टेस्ट सीरीज में हमने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स सबसे संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, देखिए साथियों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? आपके विकल्प हैं बैल, हाथी, घोड़ा या फिर भेड़। आपको बताना है कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। चूँकि क्वेश्चन आज थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए आप प्रयास करें कि आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करने का कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी अश्व से परिचित थे लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी, घोड़ा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आपके विकल्प हैं वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक या फिर उपनिषद। और बी ऑप्शन है वैदिक साहित्य, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। तो आप चारों विकल्पों को एक बार देख सकते हैं और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। हमने इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ये प्रयास किया है कि आपको उन क्वेश्चन से भी रूबरू कराया जाए जो अक्सर आप तैयारी के दौरान नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन का ही सामना आपको परीक्षाओं में करना पड़ता है। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक्सप्लेन को सुनेंगे और इसके नोट्स बनाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास बेहतर क्वेश्चन के कलेक्शन हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो यही सही क्रम है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसे आप देख सकते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? आपके विकल्प है महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या फिर निर्वाण। आप जितने भी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर के साथ एक बार विकल्प को लिखा करें जिससे हमें उसको समझने में भी आसानी हो कि हाँ आपने कौन सा आंसर किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुई है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगराव यानी हरिण वन में दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? आपके विकल्प हैं भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, सी है कंदरिया महादेव का मंदिर या फिर डी ऑप्शन है ओसिया मंदिर। आपको बताना है कि किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आप देखेंगे जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, भारत में मुख्य रूप से 3 शैलियाँ चर्चित थी। एक नागर है जो कि उत्तर भारत की मंदिरों से संबंधित है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित है, जबकि एक है बेसर शैली जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्स यानी मध्य भारत में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं
ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली की बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया था? आपके विकल्प है नासिरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन, मुबारक शाह या फिर आलम शाह। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद यानी 1394 से 1412 के काल में 1398 में किया था। आक्रमण का एक उद्देश्य काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश व धन प्राप्ति था। तो आप देखेंगे इस जो तैमूर के आक्रमण से संबंधित है वह ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अंगद? यहाँ स्टूडेंट आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एलिमिनेट करने पे उत्तर आपको मिलता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन से घबराएं नहीं। हमारी इस टेस्ट सीरीज़ का यही मकसद है कि आप हर एक क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर कठिन है तो आप उसको समझें, आपको ना आ रहा हो कोई बात नहीं, आप अपना धैर्य रखें, और जो आसान क्वेश्चन है या जो आपके रेंज के आप उन्हें ज़रूर आंसर करते रहें, क्योंकि अंततः आप देखेंगे कि हर एक एग्ज़ाम की कट ऑफ इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं हो जाती, इसलिए आप एग्ज़ाम में बस बने रहें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो आंसर है डी, गुरु अंगद। आप इसकी एक्सप्लेन को देख सकते हैं। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरुमुखी से बना हुआ है, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला का सृजन दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत या फिर लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे विकल्प डी जो है वो असत्य है, क्योंकि उच्चतम निष्क्रियता यानी चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस के द्वारा अपनाई गई। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी की क्रांति हुई तथा अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसे देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें विकल्पों को देखिए। क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके विकल्प है नासिर झील मिस्र, चाड झील दक्षिण सूडान, कीपू झील रवांडा या फिर डी सांभर झील भारत। आपको बताना है इसमें कि कौन सा झील इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है बी, चाड झील अफ्रीका के चाड देश में स्थित है। तो यहाँ पे जबकि दक्षिणी सूडान लिखा है तो ये एक गलत है, बाकी सारे विकल्प जो हैं वो सही हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्न में से किस महाद्वीप में है? आपको बताना है कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्न में से किस महाद्वीप में है। आपके विकल्प है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन डी, एशिया। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, जिसमें सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध समाहित है। इसलिए ध्यान रखेंगे हर प्रकार के जलवायु का संबंध जो है वो एशिया महाद्वीप से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो से आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कागज ओंटेरियो, सूती वस्त्र डेट्रॉयट, रासायनिक टेक्सास या फिर मोटर कार नगोया। आपको इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ जो उद्योग है और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र हैं। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहेंगे और एक्सप्लेन को भी समझते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जिसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी सूती वस्त्र। जो डेट्रॉयट दिया है ये सही नहीं है। आप देखेंगे ओंटेरियो जो कनाडा का है वो कागज़ उद्योग के लिए ही, टेक्सास यूएसए के का रासायनिक उद्योग के लिए है, नगोया जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए है, नगोया जी जापान से संबंधित है, जबकि डेट्रॉयट जो है वो यूएसए के मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ पे डेट्रॉयट को सूती वस्त्र दिया गया है, तो ये गलत है क्योंकि वो ऑटोमोबाइल से संबंधित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उससे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके विकल्प हैं फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोकल्चर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर या फिर फलों की खेती पोमोलॉजी। आप सभी स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसके विकल्पों को, तब तक आप इस क्वेश्चन को आप समझ के अपने आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहें। ये कृषि के विभिन्न प्रकार हैं जो कि आप देखेंगे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी सब्जियों की खेती को जो हार्टिकल्चर दिया है ये गलत है। आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरीकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य विकल्प जो हैं वो सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको करूँ, इससे पहले मैं चाहूँगा जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को और साथ ही साथ शेयर कर दें। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा, तो आप लोग एक बार ज़रूर जाएँ और कम से कम वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके लिए इतने क्वेश्चन का जो सेट लेकर आ रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हो, आप लोग कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे और भी स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिल सके और वो भी इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, तो देखिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके विकल्प रहे आपके लिए ये, निम्न में से किस एक स्थान में रुधिर वर्षा होती है? इटली, फ्रांस, कनाडा या फिर स्पेन? क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि किस स्थान पर रुधिर वर्षा होती है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए इटली। देखेंगे सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा सिराको कहलाती है। इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है तथा भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरने के कारण नमी धारण करती है तथा दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा करती है तथा वर्षा में लाल रेत के कारण रुधिर वर्षा इसे कहते हैं। तो आप इसके एक्सप्लेन को एकदम ध्यान रखें और इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लेंगे कि रुधिर वर्षा कहाँ होती है, तो आपका जो ऑप्शन है वो है ए इटली। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उससे देख सकते हैं आप, ग्रैंड कैनियन है, एक खड्ड है, एक बड़ा तेल का कुआं है, नदी है या फिर एक पुराना तोप? आपको बताना है कि ग्रैंड कैनियन है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। तो आप ध्यान रखें कि ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसे आप ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था कहलाता है भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
हम आपके लिए हर एक दिन सुबह के 8 बजे लाइव चैट के थ्रू आपके लिए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस के सेट को लेकर आते हैं। तो आप निश्चित तौर पे सुबह के 8 बजे हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाया करें और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर बी, अधिकेंद्र। बढ़ते हैं, आप इसके एक्सप्लेन को देख सकते हैं कि भूकंप सर्वप्रथम जहां उद्भव होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, तथा जहां पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो देख सकते हैं आप। कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या फिर पल्सर द्वारा। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। संडे के दिन हम लोग एक स्पेशल क्लास रखेंगे। संडे के दिन आप सुबह में 9 बजे से करेंट अफेयर्स के सेक्शन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद संडे की शाम को ही आपको एक मैं मैराथन टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा जो कि जीएस के किसी एक टॉपिक से संबंधित होगा, जिसमें आपको 100 से 150 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होगी जो आपको उस पूरी यूनिट को कंप्लीट करेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वह आंसर ए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की मदद से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आप देख सकते हैं। निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश की, और रक्त किरणों की, पराबैंगनी किरणों की या फिर एक्स किरणों की? आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक्स किरणें। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्रम निम्नवत है। रेडियो तरंगे, उनसे ज़्यादा माइक्रोवेव, फिर अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। लेकिन जो विकल्प दिए गए उसके आधार पे जो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं जिसमें अधिकतम ऊर्जा है वो है आपका एक्स किरणें। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उससे आप देख सकते हैं एक ये नए ट्रेंड का क्वेश्चन है कि पुरानी किताबों का कागज भूरा रंग किस कारण से होता है? लगातार उपयोग से, संवातन की कमी से, धूल जमा होने से या फिर सेल्यूलोस के ऑक्सीकरण से? अगर आप इस क्वेश्चन के विकल्पों को ध्यान देंगे तो आप निश्चित तौर पे उत्तर को पकड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, सेल्यूलोस के ऑक्सीकरण के कारण पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है। कागज का निर्माण लुगदी से होता है जो पेड़ों से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी से रेसे का उदाहरण है? आपके विकल्प है रेयान, लेनिन, जूट या फिर नायलॉन। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल्यूलोसी रेसे का उदाहरण है? रेयान, लेनिन, जूट या फिर नायलॉन? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेयान, कॉटन, सन, जूट, लेनिन आदि सेल्यूलोस के बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर आदि का एक गैर सेल्यूलोस के बने होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन था वो था गैर सेल्यूलोसी, तो गैर सेल्यूलोसी में आपका ऑप्शन होगा डी। बाकी जो है वो सेल्यूलोस के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके जो विकल्प है अमरबेल, तना परजीवी, चंदन जड़ परिजीवी, आर्किड, अधिपादप या एपीफाइट बोलते हैं, घटपर्णी, जलोद्भिद। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका आंसर है ऑप्शन डी। घटपर्डी नेफेथेंसी कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद स्याह से अंशतः या पूर्णतः जल में निमग्न पौधे से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परिजीवी होते हैं। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो घटपर्डी दिया गया है ये कीटभक्षी पौधा है और ये मुख्यतः शाक होते हैं, जबकि यहाँ पे दिया है जलोद्भिद। अतः इसी कारण ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो सही हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। आपके विकल्प है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। आपको बताना है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। साथियों, इस लॉकडाउन के दौरान आप थोड़ा भी डिमोरलाइज ना हो, क्योंकि जो भी आगामी परीक्षा होंगे उसके लिए आप बस तैयारी अपनी करते रहें। क्योंकि अगर आपकी तैयारी जारी रहेगी तो चाहे जो एग्ज़ाम आए, एक सीट भी उसमें आए, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप अपनी एक सीट की तैयारी के लिए हमेशा से पढ़ाई में लगे रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर है आपके लिए वो है ऑप्शन डी। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक साल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था 20 नंबर क्वेश्चन, कहाँ जमा होती है, तो उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित अब प्रश्न है। अभी तक आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन की हैं, आप क्वेश्चन और साइंस के भी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है। आपके विकल्प हैं तेजड़िया, जिसे बुल कहा जाता है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, इसे बी ऑप्शन है मंदड़िया, जिसे बियर कहा जाता है। सी ऑप्शन है दलाल या फिर डी ऑप्शन है स्टैग। आपको बताना है कि निम्न में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है, पूछे कि शेयर बाजार में कौन सटोरिया नहीं है, तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी। शेयर बाजार में विभिन्न प्रकार के सट्टेबाजों की गतिविधियां होती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। तेजड़िया, मंदड़िया, लैमडैग और स्टैग, ये सभी के सभी सट्टेबाजी की गतिविधियों से माने जाते हैं, जबकि इसमें जो आपका दलाल शब्द है वो बल्कि इससे संबंधित नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसे आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI में शामिल नहीं है। यहाँ पे HID नहीं बल्कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता या फिर प्रौढ़ साक्षरता। आपको बताना इसमें से कौन सा एक सूचक मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, सामाजिक असमानता। UNDP ने सर्वप्रथम 1990 में HDI प्रकाशित की थी, जिसमें 3 तत्वों को मिलाकर बनाया गया है। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर है दूसरा, और तीसरा है जीवन का स्तर। तो आप देखेंगे ये तीनों चीज़ें, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या फिर प्रौढ़ साक्षरता, इससे संबंधित होंगे, जबकि सामाजिक असमानता इससे संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया। आपके विकल्प है 1971, 1975, 1979 या फिर 1981। चूँकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हम जल्दी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर है ऑप्शन बी, 1975। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आप इसे थोड़ा इसका डिटेल देख सकते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 1 के उपखंड 3 में यह प्रावधानित किया गया है कि यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1975। देखिए आज की जो टेस्ट सीरीज वो 90 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहें और लास्ट तक बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसको बताना है आपको, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। आपके विकल्प है 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 2 अक्टूबर 1953। क्वेश्चन नंबर जो 24 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका, देख सकते हैं आप विकल्प सी, यानी 2 अक्टूबर 1952। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संरचना की प्रणाली में सुधार के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तेजी से लागू किया गया था। 1964 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। दत्त समिति, लकड़वाला समिति, चलैया समिति या फिर चक्रवर्ती समिति। आपको बताना है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन किस समिति की संस्तुतियों पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, लकड़वाला समिति। देखेंगे 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर गरीबी का निर्धारण किया जा रहा है। गरीबी सूचकों के आधार पर पूर्व में गठित की गई विभिन्न समितियों के अनुमानों के आधार पर यह आधारित है। इन समितियों में तेंदुलकर समिति 2005 में शामिल हुई। फिलहाल जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी, लकड़वाला समिति। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसे आप देख सकते हैं, ब्लू कार्बन क्या है। विश्व के महासागरों तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन, स्थलीय वन पारिस्थितिकी प्रणाली द्वारा संग्रहित कार्बन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित कार्बन या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि ब्लू कार्बन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन है ब्लू से आप ध्यान रखेंगे नीला, यानी जो सागर या महासागर के जो पानी होते हैं उनको हम नीले की तरह मानते हैं, तो आप देखेंगे ब्लू कार्बन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए है। यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं इसको। ब्लू कार्बन विश्व के महासागरों एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन है। महासागरों में जीवित जीवों द्वारा संग्रहित कार्बन मैंग्रोव, लवणीय दलदली, समुद्री घासों व संभवतः शैवालों द्वारा बायोगैस एवं अवसादों के रूप में एकत्रित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आपको बताना है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं मिजोरम, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। ये मणिपुर में स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपके विकल्प हैं पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता या फिर हिमालय पर्यावरणीय विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन
आप जितनी बार आप अगर आयोग के पेपरों को हल करेंगे, आपको ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको मिलना है, क्योंकि ये एक संस्थान से संबंधित एक क्वेश्चन उनमें पूछा ही जाता है, तो इसका आंसर आप एकदम याद रखेंगे। फिलहाल आपने बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल में अवस्थित है, जबकि अन्य जो 3 विकल्प हैं वो तीनों सही हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून और हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, ये देख सकते हैं आप, प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपके विकल्प हैं नाटक, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार या फिर पर्यावरण की सुरक्षा। आपको बताना है कि टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसे आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ओजोन दिवस 15 सितंबर या फिर विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, बाकी तीनों विकल्प सही हैं, जबकि सी जो ओजोन दिवस दिया है 15 सितंबर, ये इसमें एक गलत विकल्प है, क्योंकि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 31 है आपके लिए, कि किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? आपके विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। भारतीय पुरातत्व का जनक से संबंधित पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे कई बार गो थ्रू भी हुए होंगे, तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। आप देख सकते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसे आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आपके विकल्प है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर डी ऑप्शन है बनावली। आपको बताना है कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा हड़प्पा का यह स्थल स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 32, इसका आंसर है ऑप्शन डी, बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? आपको बताना है कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 33, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद है, ब्रह्मचर्य है, धार्मिक कर्मकांड है या फिर डी ऑप्शन है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आप क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। बिल्कुल इसका आंसर आप सभी जल्दी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 34 है साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन डी,
उपदेश जो है, बुद्ध के जो उपदेश है वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं कि स्यादवाद जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, यानी किस धर्म से संबंधित है। आपके जो विकल्प हैं वो है चारवाक, बी जैव नहीं है बल्कि जैन है, चारवाक, जैन, बौद्ध या फिर सांख्य। आपको बताना है कि स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 35 इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, जैन। स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 36 से देख सकते हैं, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 7 है या फिर 8 है या फिर 9 या फिर ऑप्शन डी है 10। आपको बताना है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 36 से साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा 9 भक्ति की मान्यता दी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे भागवत संप्रदाय में नवधा यानी 9 भक्ति की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। आपके विकल्प हैं अंग में, बंग में, कलिंग में या फिर मगध में। आपको बताना है कि नंद राजा के आदेश पर किस स्थान पर एक नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 37 इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी, कलिंग में। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिसने एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। आपको बताना है कि भारतीय मानचित्र में कौन सा भारतीय नगर है जो सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। आपके विकल्प है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ या फिर डी ऑप्शन है बेंगलुरु। अगर आप इनके स्थानों को अपने माइंड में सेट करते हैं तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि कौन सबसे अधिक पूर्व में है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 है साथियों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, लखनऊ। अगर आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे उनके अक्षांश के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से, हैदराबाद जो है वो 78 डिग्री 29 मिनट है, भोपाल 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, लखनऊ 81 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जबकि बेंगलुरु जो है वो 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ जो लखनऊ है वो सबसे ज़्यादा पूर्व की तरफ है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो देख सकते हैं आप, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था किस काल में हुआ था? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या फिर सेनोजोइक। आपको बताना है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 से साथ ही उसका आंसर है ऑप्शन डी, सेनोजोइक। शिवालिक सा वाह्य हिमालय का निर्माण आज से 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोशीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसे आप पहले भी कर चुके हैं। आप देखें, धूपगढ़ी चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि धूपगढ़ी जो चोटी है उसकी स्थिति कहाँ है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 40 से साथ ही उसका जो आंसर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा रेंज। धूपगढ़ी चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं।
आपके जो 4 विकल्प हैं उन चारों विकल्पों को आप देख सकते हैं एक बार। पहला विकल्प है आपका कि धौलाधर तथा पीर पंजाल, बी ऑप्शन है रणज्योति तथा नागटिब्बा, सी ऑप्शन है लद्दाख तथा पीर पंजाल, या फिर डी है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। आपको बताना है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका ऑप्शन है ए, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसे देख सकते हैं आप। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप जो है द्वीपों का जो समूह है वो किससे संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 42 का आंसर है वह ऑप्शन है ए, लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबादी योग्य हैं या रहने योग्य हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की सबसे आद्य जनजाति है यानी प्राचीनतम जनजाति है। आपके विकल्प है गोंड, जारवा, जुवांग या फिर लेपचा। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित मैंने बताया हुआ है, तो आप इसका आंसर यहाँ तुरंत कर सकते हैं। जो भी साथी हमारे बाकी वीडियोस को देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से जो भी हमारे इसके पहले के वीडियो अपलोड हैं उन्हें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 इसका आंसर है बी, जारवा। भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। क्वेश्चन नंबर 44 आप देख सकते हैं, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है। आपको बताना है कि कपिली नदी किस नदी की सहायक नदी है। आपके विकल्प है गंडक, कोसी, गंगा, या फिर डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। देखिए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। कपिली या फिर कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। कामरूप नगर में इसी नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हैं कि जब किसी झील के तली में उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार, आप विकल्पों को देख सकते हैं इसके, तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा, या फिर चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ देता हूँ कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा, या फिर चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन है ए। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसे आप देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। आपके विकल्प हैं 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, या फिर 60 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर जो 46 है साथियों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है वो 45 डेसिबल है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसे आप देख सकते हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। आपके विकल्प हैं एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर डी ऑप्शन है बेंजीन।
देखिए क्वेश्चन नंबर जो 47 है, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन जो है, आप इसकी प्रकृति समझ सकते हैं कि मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थ के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती हैं। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो छपाई के काम आता है। तो उम्मीद है आप इसकी व्याख्या से आप इस क्वेश्चन के हर एक पहलू को समझ भी पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 48 है वो देख सकते हैं आप। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? आपके जो विकल्प हैं आप देख सकते हैं, मेथाल, यूजेनाल, मीथेनॉल या फिर बेंजल्डिहाइड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 48 है साथियों, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, यूजेनाल। लौंग के तेल का प्रमुख घटक यूजेनाल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में किया जाता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? आपके विकल्प हैं गेहूँ, चना, धान या फिर सरसों। आप सभी स्टूडेंट कमेंट करते रहें। देखिए अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज़ ले लेता हूं तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन से हट जाते हैं। तो मैं, अगर आप कहेंगे, मैं चाहूँगा कि आज की जो टेस्ट सीरीज, जो मैंने कहा 90 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ है, उससे फ़िलहाल मैं 50 क्वेश्चन पे ही रोकता हूँ, क्योंकि इसके बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो हम उसके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, जिससे थोड़े से इसको अपलोड में भी परेशानी होती है। तो हम आज की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 50 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं साथियों। इसके बाकी सेट को अगले टेस्ट में आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 49 है कि निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन है बी, चना। देख सकते हैं आप यहाँ पे, नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। ये रहा आज की टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आपके विकल्प हैं सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम। ये काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ध्यान रखेंगे जितने भी लोग बीएड, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर यूपी पीसीएस या फिर बीईओ के एग्ज़ाम या फिर टेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जो हमारी इस समय की टेस्ट सीरीज चल रही है वो निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें, वीडियो को 1 से 2 बार देखें, एक्सप्लेन को सुने, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 50 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके एक्सप्लेन को आप देख सकते हैं कि आम में सभी फलों से सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी व ई भी पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के सेट तो मैं आपके लिए लाया था। चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट डे हम इस वीडियो के कंप्लीट हिस्से को आपके सामने लाएंगे। तो साथियों आज का टेस्ट सीरीज जो है 50 क्वेश्चन जो आपने अभी तक सॉल्व किया, आपको कैसा लगा एक बार अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आप लोग बड़े टेस्ट सीरीज़ के लिए तैयार हैं जो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे? तभी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के कलेक्शन आपके पास हो पाएँ। तो अब चलते चलते मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए थे वो सभी एक बार इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दें। साथ ही आप इस चैनल को शेयर भी करते रहें। हमारे जितने भी वीडियो उनको शेयर करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ सकेंगे, और ज़्यादा लोग होंगे तभी आप अपने आप को परख भी सकते हैं कि आप सबके बीच आपके उत्तर कितने सही हो रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।